मैं लाइव आ चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जुड़ जाएं। विक्रम गुप्ता जी को नमस्कार। जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आज मैं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पे भी चर्चा करूँगा, जिसको राइट टू पब्लिक ग्रीवांस बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट भी बोलते हैं। आज उस पर भी चर्चा होगी। विपिन जी को नमस्कार। शिवम जी को नमस्कार। आज हर एरिया को थोड़ा थोड़ा टच करना है। नगर पंचायत को पे तो चर्चा जारी ही है। नगर पंचायत पे चर्चा जारी ही रहेगा। और जो 53 पंचायत हैं, कुछ चर्चा होगी आपकी बेलसंड विधानसभा की, कुछ चर्चा रीगा विधानसभा पे, कुछ चर्चा ताही पे, और केसरिया विधानसभा जिसको बोलते हैं उस पे होगी कुछ चर्चा। तो आप जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए, अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात। बागमती मैया को प्रणाम। और बाबा भुवनेश्वर नाथ की जय हो। चलिए, सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद, भाई और बहनों को नमस्कार। हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो केरल में कोझिकोड में जो घटना हुई, जो प्लेन क्रैश हुआ, सबसे पहले उस प्लेन क्रैश में जो लोग अ, इस दुनिया को छोड़ गए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं मैं। और विशेष रूप से मैं श्रद्धांजलि जो उनके पायलट हैं, दीपक साठे जी, जो पायलट थे उस प्लेन के, और उनको मैं विशेष रूप से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से 180 लोगों की जान बची। अब थोड़ी सी चर्चा उस बात पे भी कि दीपक साठे जी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, पायलट रहे हैं इंडियन फोर्स में, एयरफोर्स में, और काफी अनुभवी पायलट रहे हैं। तो फिर उनसे ये विमान हादसा आखिर हुआ कैसे? तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसमें जो टायर का लीवर होता है, टायर जो नीचे लगा होता है उसको खुलने के लिए, वो लीवर खराब हो गया और किसी वजह से वो टायर खुल ही नहीं पाया। और जब दीपक साठे जी को ये पता लग गया कि अब टायर नहीं खोलने वाला है, तो उन्होंने 50 किलोमीटर के दायरे में विमान के चक्कर लगाते रहे, ताकि उसके अंदर जो फ्यूल है, ईंधन है, वो बाहर फेंका जा सके। उन्होंने उस फ्यूल और ईंधन को बाहर फेंक दिया, और ताकि अगर इंजन प्लेन टकराए भी तो आग लगने की संभावना कम हो, आग ना फैले। तो ये उनके दिमाग और सूझबूझ और अनुभव का कमाल था दीपक साठे जी का, कि उन्होंने किसी तरह से ईंधन को बाहर निकाला। और आपको पता है स्थिति, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी उसमें, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये लैंड से टकराएगा। लेकिन उनके अनुभव का रिजल्ट देखिए, सिर्फ पायलट वाला हिस्सा और पीछे जो टेल वाला हिस्सा था वही दोनों टूटा है। जो पैसेंजर वाला पार्ट है वो बचा रहा। एक दो लोग गए, चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान खुद गंवाई, लेकिन बाकी पैसेंजर्स को उन्होंने बचा लिया। तो दीपक साठे जी को विशेष श्रद्धांजलि। ऐसे अनुभवी लोगों की कमी हमेशा खलती रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं। आप उससे पहले एक बधाई मैं उन लोगों को, श्री राम भक्तों को देना चाहूंगा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। तो उन लोगों को शुभकामनाएं, श्री राम भक्तों को शुभकामना देना चाहूंगा कि उनकी जो दिली इच्छा थी वो 5 अगस्त को पूरा हो गया, और उनका राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बनना था वो बनने की सपना भी अब सच हो गया। तो एक बार आप जय श्री राम का नारा लगा दें, और राम भक्तों को विशेष विशेष शुभकामनाएं और बधाई है 5 अगस्त की, राम जन्मभूमि के पूजन की। अब आइए,
हम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे जिससे मेरा विशेष सरोकार है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि सहारा नहीं, उससे पहले हम इसमें आते हैं अंबा दक्षिणी पंचायत का जो एक मेन मुद्दा है। अंबा दक्षिणी पंचायत में अभी मेरे पास एक फोटो आई थी, जिस फोटो को मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे अपलोड भी किया था। ये विशेषकर ये शिकायत शिवहर बिजली विभाग से है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार शिवहर बिजली विभाग में है कि अभी भी अंबा दक्षिणी पंचायत में जहां 10 पोल की जरूरत है और तार की, वहां लोग अपने पैसे से बांस पर बांस पर बिजली का तार ले जाते हैं और 50 घरों में, ललुआ गांव की ये कहानी है, 50 घरों में बिजली जो है वो बांस के सहारे गए तार से बिजली जलती है। और आपको पता है कि बारिश की समस्या है और बाढ़ की समस्या अभी बिहार में कितना ज्यादा है और शिवहर में खासकर कितना ज्यादा है। इससे आपको समस्या कभी भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि वो तार गिर जाए, तार में कहीं लीकेज हो तो उस पूरे पानी में करंट आ सकता है और कई जान माल की क्षति हो सकती है। इसके बावजूद शिवहर बिजली विभाग का उस पर कोई ध्यान नहीं है। शिवहर जो पिपराड़ी बीडीओ है उसका कोई ध्यान नहीं है। मैं क्यों बार बार आपको डीएम चोर है मैं कहता हूं, डीएम पूरे जिले का मालिक है। इसके बावजूद ये डीएम जो है ध्यान नहीं देता इस बात को। ये ध्यान बीडीओ को, ये ध्यान सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी जो होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना बड़ा जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो इन जान माल के नुकसान का को भरपाई तो आखिर सरकार के पैसे से ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाए, पूर्व में ही सावधानी बरती जाए। तो उसके जगह अभी खबर आ रही थी कि वो लोग 2-2 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया रिश्वत मांगते हैं इस बात के लिए शिवहर बिजली विभाग कि आपको हम इसमें खंबा लगा के देंगे, बिजली का खंबा, पोल जिसको बोलते हैं वो, और तार लगा के देंगे अगर 2-2 हजार रुपया आप मुझे रिश्वत देंगे तो। इस तरह की तमाम जानकारियां रिश्वतखोरी की आ रही है। बिजली विभाग को भी ये मैं सावधानी मैं एक बार चेतावनी के तौर पे ये बात बताना चाहता हूं कि इस बात को आप गौर से सुन रहे हैं तो सुने, और जल्द से जल्द वहां पर बिजली के तार और खंभों की व्यवस्था की जाए और किसी भी तरह की जान माल की जो अनहोनी है, बहुत बड़ी घटना जो घट सकती है, उससे रोका जाए और ये सावधानी बरता जाए। दोस्तों, एक और खबर आई मेरे पास कमरौली पंचायत से। वो ये बता रहे हैं कि कमरौली पंचायत में नल जल योजना जो है अभी कई घरों में नहीं पहुंचा है। खासकर एक विशेष जाति वर्ग है जिनके यहाँ नहीं पहुंचा है, ये खबर आई है। तो मैं, वो पासवान हैं जिनका फोन आया था मेरे पास, और वो कह रहे थे कि पासवान के किसी की घर में अभी नल का जल का पानी न, नल के जल का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये वहाँ के वार्ड मेंबर जो हैं, जो भी वार्ड मेंबर हैं, उससे मैं ये अनुग्रह विनय करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप उन घरों में नल के जल का पानी पहुंचवा दें। अन्यथा आपके खिलाफ आवेदन जा सकता है, आपके खिलाफ शिकायत हो सकती है। मैं तो वहां के लोगों से भी अपील करूंगा कि मुखिया को आप जो है आवेदन लिख के दें, और नहीं होता है कार्रवाई तो फिर आप उनसे संपर्क करें। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, तुरंत कार्रवाई होगी और जो नल का जल है वो आपके घरों तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, अब हम एक दूसरे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सतेंद्र सिंह है राजेश छतौनी से, उनका फोन आया था मेरे पास और वो कह रहे थे कि इंदिरा आवास योजना में, आपको पता है जैसा कि सर्व विदित है, सबको इस बात की जानकारी है, एवरी वन इज नोन अबाउट दिस फैक्ट, कि हर जगह जहां भी इंदिरा आवास योजना है, चल रहा है, चाहे शहरों में उसे प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दो चल रहा है। तो इसमें 30 हजार रुपए का रकम रिश्वत के तौर पे लिया जाता है, ये सर्वविदित है, सबको इस बात की जानकारी है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना दें, और इस तरह की आवाज जैसे ये उन्होंने उठाया है, इस तरह की आवाज उठती रहे ताकि उन पर लगाम लग सके। तो उनकी ये शिकायत थी, 35 हजार रुपया उनसे रिश्वत लिया गया है। तो इस बात के लिए हमने उनको आवेदन का तौर तरीका बताया, फिर उन्होंने डीएम, डीडीसी, एसडीएम सबको और बीडीओ को भी आवेदन उन्होंने दिया है। अब हम दोस्तों एक दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाएं।
एक बहुत खास और अहम मुद्दा हर जगह से सुनने आ रहा है कि हर पंचायत में जो सामुदायिक भवन है, वो सामुदायिक भवन जो सामुदायिक पूरे समाज के द्वारा इस्तेमाल होना है और उसका इस्तेमाल किया जाना है, वो कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में उसका कब्जा होता है और ताला चाबी उनके हाथ में रहता है। इस तरह की तमाम सूचनाएं मेरे पास पहुंच रही है। तो दोस्तों, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, एक सूचना मेरे पास अभी आई सुगिया कटसरी वार्ड नंबर 11 से सामुदायिक भवन का। उसमें मुझे ये बताया गया कि रामनंदन राम नाम का एक व्यक्ति है, रामनंदन राम, जिसने उस सामुदायिक भवन के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके बाबत किसी व्यक्ति ने, उसी वार्ड का के किसी व्यक्ति ने इसके बाबत वीडियो को आवेदन दिया था। वीडियो को आवेदन देने के बाद भी अभी तक उस सामुदायिक भवन को खाली नहीं करवाया गया है। अब बार बार उनसे पूछे जाने पर मैं कार्रवाई क्या कर रहा हूँ, इस तरह की बातें करके इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, लंबा खींचा जा रहा है। मतलब उस पर अभी तक कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं हुई है। कोई खाली कराने की जो बात होनी चाहिए, खाली हो जाना चाहिए था, अभी तक वो खाली नहीं हुआ। तो इस तरह की तमाम सूचनाएं हमारे पास आ रही है। तो मैं हर प्रखंड के वीडियो से ये मैं कहना चाहता हूं कि सामुदायिक भवन को कृपया करके आप चेक करवाएं कि वो सामुदायिक भवन क्या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, क्या किसी निजी व्यक्ति के हाथ में उसका कब्जा तो नहीं है, क्या किसी निजी व्यक्ति के हाथ में उसका ताला लगा के वो चाबी अपने पास तो नहीं रखता। इस बातों को आप कृपया कर सुनिश्चित करें और उस सामुदायिक भवन को खाली कराकर उसका चाबी मुखिया या वार्ड मेंबर के हाथ में दिलवाएं, ताकि उसका इस्तेमाल सामुदायिक कार्यों के लिए हो सके। तो ये मैं आग्रह सिर्फ वीडियो से नहीं, ये सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी से भी मैं करना चाहता हूं, और यही आग्रह मैं डीएम से भी करना चाहता हूं, और यही आग्रह मैं एसडीएम से भी करना चाहता हूं कि कृपया इन बातों का संज्ञान लें और जितने भी सामुदायिक भवन हैं, 53 पंचायत हैं, 53 पंचायत के सामुदायिक भवन की आप जांच करें और ये पता लगाएं कि उसका कब्जा किसके हाथ में है। अगर उसका कब्जा निजी हाथ में है तो उसको तुरंत निजी हाथों से लेकर आप अपने हाथ में उसका कब्जा लें और पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उसके हाथ में कब्जा दिया जाए। वैसे भी सामुदायिक भवन का इस्तेमाल सामुदायिक कार्यों के लिए होता है, उसका कैसे कोई व्यक्ति निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है या निजी हित के लिए इस्तेमाल कर सकता है? कभी भी नहीं हो सकता इसका निजी हित में इस्तेमाल। और इसका अगर निजी हित में इस्तेमाल होता है तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कृपया सीओ अंचलाधिकारी, बीडीओ साहब और डीएम साहब इस पर संज्ञान लें। अब एक दूसरे मुद्दे की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अभी एक सूचना मेरे पास कल आई थी, वो खुरपट्टी पंचायत है तरियानी प्रखंड में। उसमें गांव है कोठिया। कोठिया गांव में सुनील सिंह का जमीन है। खुरपट्टी पंचायत के कोठिया गांव में सुनील सिंह का जमीन है, जो कि तरियानी प्रखंड में पड़ता है। इस जमीन पर काम, जिसका वीडियो मैंने डाला भी था, और मैं अपने जो टेक्निकल टीम है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि लोग इसको अधिक से अधिक देख सकें। तो इस ये सुनील सिंह के जमीन पर जेसीबी से पोखरा बनाने का काम चल रहा है, जो कि काम मनरेगा के द्वारा होना था, जो कि काम मजदूरों के द्वारा करवाया जाना था, वो काम जेसीबी के द्वारा और बड़े बड़े मशीनों से काम करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो मैंने पोस्ट पे भी डाला है और आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और उसी के बाबत मैंने ट्वीट पीएम चीफ मिनिस्टर साहब को भी किया था, नीतीश जी को। और डीएम साहब ने तो आपको पता है मेरा ट्विटर ही ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, तो वो नहीं देखना चाहते। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अपना आंख बंद कर लूंगा तो मतलब चोरी नहीं हो रही है, और चोरी सब पता है आपको हो रही है। कमीशन तो आपको जा ही रहा है, हर चीज का आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लूट खसोट मचा हुआ और किस तरीके से लोगों का पैसा, आम जनों का जो बेनिफिट था लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इसका मुख्य जिम्मेदार मुख्य रूप से डीएम साहब हैं, क्योंकि जिला के मालिक आप हैं, और हर प्रखंड के बीडीओ और हर प्रखंड के अंचलाधिकारी भी मुख्य रूप से जवाबदेह हैं। अभी एक व्यक्ति है जिसका फोन मेरे पास आ रहा था कि पिपरारी प्रखंड में अंचलाधिकारी साहब
दाखिल खारिज में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। इस एपिसोड को मुझे पूरी अच्छी तरह समझना है। वैसे आवेदन उन्होंने मुझे भेजा था, आवेदन की कॉपी, और मैं जानकारी लेके फिर इस बाबत आपको बताऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। ये अंचलाधिकारी पिपराडी प्रखंड की मनमानी है और इनको अपने कार्य करने की शैली में, कार्यशैली में सुधार करने की जरूरत है। जनहित में कार्य होना चाहिए, लोगों के लिए कार्य होना चाहिए। अब आइए, मैं आपको एक बात और एक प्रकरण पे चर्चा करके फिर मैं आपको बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, जिसको बिहार जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे सूचना आई कि कल रात को अ, आपस में लेके दो गुटों के बीच, दो धर्मों के बीच कुछ विवाद हो गया। और तो देखो, मैं विवाद के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें चोटें भी आई हैं, लोगों को रेफर भी किया गया यहाँ से मुजफ्फरपुर। और मैं इसमें टेंशन को कम करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस विवाद का जड़ था, जो दो धर्मों के बीच में जो तनाव हुआ, उसका जड़ मैसेंजर बॉक्स था। आपस में मैसेंजर बॉक्स पे एक दूसरे के धर्म के खिलाफ गाली देना, और ये करना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। ये आईपीसी में इसके लिए उपयुक्त धारा है, जिसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें मारपीट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके भगवान को ये गाली भी दे रहा था, या आप उसके धर्म को गाली दे रहे थे, कोई भी एक दूसरे को गाली दे रहा था, तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आप एक आवेदन, उसकी फोटो कॉपी निकाल के और आवेदन बना के मुझसे संपर्क करते हैं। मेरा नंबर 9711771000 है। और मैं आपको बताता कि कैसे विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता। बजाय इसके कि आपस में तनाव पैदा करने के, बजाय इसके आप आपस में मारपीट करने के, बजाय इसके कि दो धर्मों के बीच में जो ये दरार पैदा करने की, और जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक शांति है, उसको भंग करने के, आप सीधा थाने में जाके आप इसके बाबत शिकायत भी दे सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी कोई भी धर्म, दो धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति गाली दे रहा हो या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो बजाय लड़ने के आप एक आवेदन बना सकते हैं, और उस आवेदन को आप भेज सकते हैं। आप आवेदन, मैं आपको बताऊंगा फिर थाना प्रभारी को, उस आवेदन में स्क्रीनशॉट की कॉपी, उसकी प्रिंट आउट निकाल के साथ में लगा के दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि विभिन्न धाराओं में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और वो फिर अंदर जेल में होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, है फेथ इन मी, बिलीव मी। और मैं आपको वादा करता हूं कि भविष्य में कभी भी इस तरह की कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह की आपको कोई बदतमीजी या एक दूसरे के धर्म के प्रति, मैं दोनों धर्मों के व्यक्ति को यह कहना चाहता हूं, दोनों समुदाय के व्यक्ति को, मेरे जितने भी, देखिए मेरा मुहिम सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सामाजिक शांति भंग ना हो, समरसता बनी रहे। हम भाई भाई हैं, और शिवहर तो वैसे भी इस बात के लिए मशहूर है कि कभी आपस में दंगा नहीं हुआ। दो धर्मों के बीच के लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, तो इतिहास बताता है। तो हम क्यों उस रिकॉर्ड को बनाए रखें? हम पीढ़ियों का काम है कि आगे वाले, आने वाली पीढ़ियों में ये बताते रहें कि भाई सामाजिक समरसता कैसे बनी रहती है। तो आगे अगर कोई घटना हो तो कृपया मुझे संपर्क करें, 9711771000। मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक शांति कैसे बनाए रखना है, और उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गाली गलौज किया है या दूसरे धर्म का अपमान किया है, उसके खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं में कौन सी मुकदमा दर्ज कराई जाए, वो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस व्यक्ति को मैं जेल तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, एक मुद्दा और जो मैं कई पिछले लाइव में भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से इस बार चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास आग्रह आया है, लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि आप फिर से इसको चर्चा करें, नहीं तो ये ठंडे बस्ता में चला जाएगा। ये सरसोतला खुर्द का जो कब्रिस्तान के चारों तरफ चारदीवारी हुई थी, तो मैं इस चारदीवारी में, सबको पता है कि इसमें जो व्यक्ति को ठेकेदारी मिला था, वो आपके विधायक जी का खास आदमी है, चेला है, चमचा है, जो भी कह सकते हैं। और उसने भरपूर फायदा उठाया था इस ठेकेदारी में, वो जम के पैसा लूटा था, और काम के नाम पर विधायक जी के चिमनी का जो सड़ा गला ईंटा था, जो थर्ड क्लास का ईंट होता है, उसी ईंट का इस्तेमाल करके और नदी के बालू का इस्तेमाल करके उस चार दीवारी को बनाया गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो चार दीवारी बनाने के कुछ दिनों बाद ही वो ढह जाता है, गिर जाता है। इसके बाबत वहां के लोग, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, वो शिकायत भी डीएम को देते हैं,
बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होता है और फिर से इजाजत दे दी जाती है कि उसी का पुनर्निर्माण कर दिया जाए, उसी ईंट से पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और फिर बाद में कई बार ईंट गिर रहा है और उसमें तालाब में जो नहाने बच्चे जाते हैं या जो मस्ती कर रहे होते हैं बच्चे, उनके ऊपर दीवार गिरने की संभावना कई बार बन चुकी है। तो दोस्तों, और उसमें वो बाल बाल मरने से बचे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं विधायक चोर है, तो अब आपको विश्वास नहीं होता। अब आप देखिए, और विश्वास क्या, मैं तो आप कई रिकॉर्ड भी सामने रख चुका हूं और आगे भी आपको रखता रहूंगा। अभी इनकी मिट्टी तो पूरी खराब कर दी है, इनकी तो ऐसी पॉसिबिलिटी बना देनी है कि ऐसे चोर विधायक को जिंदगी में कभी भी टिकट ना मिले, कभी ये सपना में भी ना सोचे आप दोबारा विधायक बनने की, और ये लायक भी नहीं है। इनकी कैपेसिटी तो आप देख ही चुके हैं, पढ़ते ऐसे हैं झूल झूल के, जैसे बच्चा पढ़ रहा हो, कोई नर्सरी का बच्चा, एलकेजी यूकेजी का बच्चा झूल झूल के पढ़ रहा हो, और एक एक करके पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। वो भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था बार बार, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने देखा था, शिवहर जिले की जनता ने देखा था। ऐसा व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा में जाके आपके हक की कोई बात करेगा? कभी नहीं। ये आदमी हक की बात कर ही नहीं सकता है, तो सिर्फ अपने हक की बात करता है, जमीन की दलाली की बात करता है। आपने देखा है ये धर्मों को, और कहीं ना कहीं हो ना हो दोस्तियां प्रकरण में भी इसका कहीं ना कहीं हाथ होगा। इस पे अन्वेषण जारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, और बहुत जल्दी इसमें सूचना प्राप्त होगी, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है। तो ये व्यक्ति हो सकता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहा हो, और इस तरह के दो समुदाय के बीच। तो इस पे ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं पुलिस, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। मैं पुलिस के मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आगाह तो करना चाहूंगा आपको कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब आपके मंदिर और मठ का जमीन कब्जा सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। बहुत ही नीच, घटिया और गिरा हुआ इंसान है ये। और इसको इस विधायक से को कोशिश ये करना है कि इसको इस बार टिकट ना मिले, और टिकट मिले तो बिल्कुल ही इसको आउट कर देना है। खैर, एक और, हाँ, अब बात हुई मठ की, तो मठ की चर्चा में पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभी मेरी बात हुई है बिसाई मठ के महंत से। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो 18 बीघा जमीन कब्जा हुआ था, उसमें से 16.5 बीघा जमीन जो है वो हमारे कब्जे में आ गया है। वो उनको उन लोगों ने छोड़ दिया है, विधायक के भाइयों ने कब्जा किया हुआ था, वो सब छोड़ दिया। अब सिर्फ 1.5 बीघा जमीन है जो बिसाही के रहने वाले रामबाबू सिंह है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं रामबाबू सिंह से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस जमीन का कब्जा छोड़ दें, अदरवाइज, अन्यथा मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के उस जमीन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप अगर सुन रहे हो मेरी बात, तो आपसे आग्रह है कि वो उसमें भी हम लोगों का योगदान रहा था। इस 18 बीघा जमीन को हमने, इस आवाज को बुलंद किया, लोगों ने सुना, और लोगों ने इस जमीन को छोड़ा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कार्रवाई बहुत सख्त हो सकती है, और जमीन कब्जाने में आपको पता है क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो लोगों ने इसको छोड़ दिया था। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे आग्रह, विनय और हमारे आवाज को सुनते हुए वहां से जमीन खाली कर दिया। लेकिन अभी भी 1.5 बीघा जमीन जो है रामबाबू सिंह ने कब्जा कर रखा है। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि कृपया उस जमीन को जल्द से जल्द छोड़ दें और मठ को ये दे दें। अच्छा दोस्तों, एक बात और, इसकी चर्चा ना करूं तो बेईमानी होगी। जीविका दीदियों द्वारा जो राशन कार्ड बांटा जा रहा है, जो नए राशन कार्ड बन के तैयार हुए हैं, उस राशन कार्ड के बनने पर ये 250 से 500 रुपया जो है आपसे बार बार मांग रहे हैं, आपसे रिश्वत के तौर पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको देना नहीं है, और अगर आपसे जबरदस्ती किया जाता है तो कृपया आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लें। तो आप रिकॉर्डिंग करके भेजते नहीं है, सिर्फ आप मुझे फोन करते हैं कि ये 250 रुपया से 500 रुपया मांगा जा रहा है नया राशन कार्ड देने के नाम पर। आप उस रिकॉर्डिंग को तो भेजें, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। क्योंकि मेरी बात जब एसडीओ से हुई तो वो कह रहे हैं कि जीविका को तो ये अधिकार ही नहीं है राशन कार्ड बांटने का, वो तो राशन कार्ड डीलर ही दे सकता है। तो ये तरह तरह की जो बातों में विभिन्नताएं हैं। तो आप अगर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना के मुझे दे देंगे कि ये 500 रुपया या 250 रुपया मुझे नए राशन कार्ड देने के नाम पर मांगा जा रहा है जीविका दीदियों के द्वारा, तो शायद हो सकता है कि हम बेहतर कार्रवाई कर सकें, और लोगों के लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कन्हैया कुमार जी, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करें, कि जब तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे
तब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा और एसडीओ इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। एसडीओ कहता है जीविका को अधिकार ही नहीं है बांटने का। तो जीविका को अधिकार नहीं है तो जीविका बिना अधिकार के वो राशन कार्ड बांट कैसे रही है, और बांट के 250 से और 500 रुपए वसूली भी कर रही है। तो कृपया मैं फिर से आप से रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप दे नहीं, और अगर देना भी पड़ता है मजबूरी बस, तो आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दें ताकि मैं आपके लिए आवाज उठा सकूं। दोस्तों, अब मैं जो है बिहार जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर चर्चा करूंगा। ये चर्चा करने के बाबत इसके कुछ ठोस कारण हैं जिसके लिए मैं इस बात को उठाना चाहता हूं, इस पूरे अधिनियम की चर्चा आज करना चाहता हूं कि यह अधिनियम किस तरह से बेकार है, ये अधिनियम किस तरह से लोगों को आंखों पे धूल झोंकने का काम करता है। इट्स टोटल एंड आई वॉश, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। किस तरह से ये सरकार ने अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए कानून लाया और लोगों के आंखों में, आम जनों के आंखों में धूल झोंकने का काम ये किस तरह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम करता है, जिसको बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट भी कहते हैं। इस पर आप विस्तार से चर्चा सुने। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत छोटी सी एक्ट है जिसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ 14 धाराएं हैं, और ये कानून 2015 में बनाया गया था। दोस्तों, ये नीतीश सरकार की पिछले 5 सालों की जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पे उन्होंने अगले अगला शासन में इस कानून को लाने के लिए तैयारी की, और 2015 में ये कानून पास हुआ और बन के तैयार हो गया। दोस्तों, ये 14 धाराएं हैं कुल इसमें। ये बहुत ही बेकार कानून है, जिस कानून का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ये क्यों है, इसका एक रीजन सुनिए। अब मैं सहारा इंडिया शिवहर की बात करूंगा, इससे आपको समझ में आएगा। सहारा इंडिया जो शिवहर की शाखा है, दीपक कुमार जी को प्रणाम, बबलू जी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवहर शाखा जो है सहारा इंडिया की, वो शिवहर शाखा में हुआ क्या। ये सहारा इंडिया शिवहर की शाखा लोगों के पैसे तो जमा करा लिया है, निवेशकों का पैसा जमा करा के उनका पैसा नहीं दे रहा है। इसके बाबत हमारे पास तमाम लोगों के रिकॉर्ड हैं, तमाम लोगों के नाम हैं, जिसमें आपके एक गोकुल होटल वाले हैं जिनका नाम संतोष जी है, उनका भी पैसा नहीं दे रहा था। 80,000 रुपया उनका डिपॉजिट है। अब इस प्रसंग को मैं उठा रहा हूं, उसका सुनिए। 80,000 रुपया उनका डिपॉजिट था, 40,000 मेरे कहने पे उनको दिया। 40,000 झूठा बोल के इनको कि ये फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं, औपचारिकताएं आप करिए पूरा। अब जब औपचारिकताएं आप पूरा कर लेंगे तो औपचारिकता पूरा करने के बाद आपको 80,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। उन्होंने औपचारिकता पूरा करने के नाम पर सारे कागज, जो फोटो, जो भी मांगा उन्होंने, उनको दे दिया। देने के बाद क्या होता है कि उनका 40,000 रुपया 3 सालों के लिए एफडी करा लिया जाता है, झूठ बोल के। अब उसका खामियाजा वो कह रहे हैं जी हमने तो एफडी के लिए बोला नहीं, फिर भी आपने एफडी कर दिया। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, आपने देखा होगा कई व्यक्ति हैं जिनका हमारे पास हमारे पोस्ट पे कमेंट भी आया कि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। लोगों को औपचारिकता पूरा करने के नाम पर ये झूठे दस्तावेजों पे सिग्नेचर करा लेते हैं, जिसमें उसी अमाउंट का, जो आपका निवेश का अमाउंट है, वो फिर से एफडी हो जाता है। तो इस तरह से उनका पैसा और 2-3 सालों के लिए रोक लिया जाता है। तो पहली बात कि शिवहर सहारा जो शाखा है उसमें आप लोग पैसा देना बंद कीजिए, उसमें निवेश बंद कीजिए। उसमें निवेश के नाम पर ठगी चल रहा है। तो सहारा इंडिया जो शिवहर शाखा है उसमें निवेश के नाम पे ठगी चल रहा है, और भी कई तरह के ठगी की सूचनाएं वहां पर डेली आ रही है। तो इस वहां पर पैसा का निवेश बिल्कुल बंद करें। और मेरा जो बैंकिंग नोडल अथॉरिटी है उनसे भी आग्रह है कि कृपया इस पे कार्रवाई करें। अब सुनिए, एक व्यक्ति हैं जो मिर्जापुर धोबाई के रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके बाबत लोक शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत दिया था। लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने इसके बाबत ऑर्डर भी इशू कर दिया था। वो ऑर्डर आपका सितंबर महीने 2019 का है, जिसमें साफ साफ कहा गया था, सहारा इंडिया को ये आदेश दिया गया कि आप इनके पूरे पैसे वापस कर दें। बावजूद उस ऑर्डर को आज के डेट में कुल 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल होने के बावजूद आज तक उसको पैसा नहीं दिया गया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उसके हुक्म का पालन नहीं हुआ।
अब अब क्या करें? अगर हुक्म का पालन नहीं हुआ तो क्या करें? कुछ नहीं, अब कोर्ट का रास्ता बचता है आपके पास। वही रिट में जाइए, कोर्ट का रास्ता बचता है, उसपे जाइए, बैंकिंग नोडल अथॉरिटी को आवेदन दीजिए, और वो सब मिले हुए हैं। अगर बैंकिंग नोडल अथॉरिटी को ही, बैंकिंग नोडल अधिकारी को ही अगर ये कार्रवाई करना होता, तो बैंकिंग नोडल अधिकारी को भी एक आवेदन ऑर्डर का कॉपी भेजा गया था। बावजूद उसके उन्होंने सहारा इंडिया पे क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं कार्रवाई किया। तो अब मैं आपको लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की चर्चा करता हूं। 14 एक्ट है, इसमें ये सुविधा दी गई है कि किसी तीन तरह की समस्याओं में, तीन तरह की समस्या कौन कौन है? अगर सरकार की किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा हो, बेनिफिट आपको नहीं दिया जा रहा, एक। नंबर दो, अगर किसी योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा तीसरा जो है आपको, कि उस किसी भी सरकार की योजना में अगर किसी भी कानून का, किसी भी रूल का, किसी भी रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है, उसको उनका पालन नहीं हो रहा है, तो इन तीन स्थितियों में आप शिकायत कर सकते हैं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास। अब शिकायत करने के तरीके हैं क्या क्या? एक तो नंबर नोट कर लीजिए, एक फोन पे है जो टोल फ्री नंबर है, उस पे भी आप फोन करके कर सकते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, ये सूचना फिर आपको ढूंढने में तकलीफ होगी, नहीं मिल पाएगा। नंबर है 1818003456 मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, 1800 345 62 84। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर फोन करके आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा एक इनका पोर्टल है, वेब पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है www.lokshikayat.bihar.gov.in। फिर से रिपीट करता हूं, www.lokshikayat.bihar.gov.in। इस पर आप शिकायत, इसका पोर्टल को जब आप खोलेंगे तो वहां भी शिकायत दर्ज कराने के ऑप्शन है। इसके अलावा एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जन समाधान के नाम से। जन समाधान के नाम से एक प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगा, जिस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए, ये तीन तरीका है, और इन तरीकों से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराने की मैंने आपको बताया किन तीन स्थितियों में, ये ध्यान से सुन लीजिए। जब आपको किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा हो, पहला। दूसरा, सरकारी योजना के फायदा मिलने में विलंब हो रहा हो। तीसरा, सरकारी योजना में किसी भी नियम का उल्लंघन हो रहा हो। इन तीन तरीकों, तीन स्थितियों में, इन तीन परिस्थितियों में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यमों का चर्चा हमने ऑलरेडी आपको कर दिया। अब आइए, इसमें भी शिकायत दर्ज कराने के बाद अगर आप आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें भी फर्स्ट अपील का, सेकेंड अपील का प्रोविजन है, और उसके बाद रिवीजन का भी प्रोविजन है। दोस्तों, ये सब ठीक है, और इस शिकायत को 60 दिन के अंदर डिस्पोजल करना है। लेकिन जो सूचनाएं मुझे आ रही है, 60 दिन के अंदर किसी भी लोक शिकायत का लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा डिस्पोजल नहीं होता। तो ये है बिहार में पीजीआरओ का। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर भी है, जो आपको सहायता करता है लोक शिकायत करने में। और हर सब डिवीजन में, प्रखंड स्तर, जिला में एक लोक शिकायत का ऑफिस बना हुआ है, जहां जाके आप ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आपको एक चीज बताऊं, कि अगर उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? जैसे सहारा इंडिया का केस बताया, उसमें आदेश हो चुका है कि आप पैसे दे दो, बावजूद उसके 1 साल बाद उस आदेश का पालन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस कानून में त्रुटियां हैं। ये कानून क्या है? टोटल आईवॉश है। तो मैं अब एक रिट बनाने की, रिट एक याचिका डालने की कोशिश डालूंगा कोर्ट खुलने के बाद, जिसमें इस कानून को ही खत्म करा दिया जाए, या फिर इस कानून में कुछ संशोधन लाया जाए कोर्ट के ऑर्डर से, ताकि उसके पालन में जो देरी होती है, जो पालन कराने में देरी होती है, उसके बाबत भी आप कोई रेमेडी और कोई उपाय उस कानून में उपलब्ध कराएं, जिससे कि अगर उस
आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो लोगों के पास ये रास्ता हो कि वो आगे क्या करे। तो इसके लिए बाबत मैं एक रेट लगाऊंगा कोर्ट खुलने के बाद। दोस्तों, ये तो चर्चा हुई अ, आपको पंचायत सॉरी बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस। जी, जय भीम। लक्ष्मी नारायण जी को नमस्कार। जी, देखिए मैं सबको मानता हूँ, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भीम वाले हों, कोई भी हो, मेरा मेरा सबसे प्रेम है, स्नेह है। मैं सिर्फ मुद्दा उठाता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ दुश्मन एक ही है और वो है भ्रष्टाचार। मैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। यही मेरे जिंदगी का एक उद्देश्य है। वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का व्यक्ति हो, मुझे फोन करके अपने सूचना दे सकता है और और उसके लिए मैं उसका आवाज बनूंगा। अब आइए, मैं आपको नगर पंचायत की तरफ ले चलता हूँ। ये शिवहर नगर पंचायत की स्थिति। शिवहर नगर पंचायत का बजट हर साल 10 करोड़ रुपए का है औसतन। ज्यादा भी होता है, किसी किसी साल मैंने देखा है 13 करोड़ रुपए का भी बजट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो हर साल 10 से 13 करोड़ रुपया जो आता है शिवहर नगर में, वो 10 से 13 करोड़ रुपए का तो काम कुछ नहीं होता। हमने तो नहीं देखा आज पिछले 4-5 सालों में कि नगर पंचायत में कोई काम हुआ, नगर पंचायत में कोई सड़क बना हो, नगर पंचायत में किसी नाली का काम हुआ हो। सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। अगर नाली भी है तो थोड़ा सा दो चार ईंट जोड़ के बना दिया गया, सड़क भी है तो देखो साल भर में वो सड़क टूट के पार्ट पार्ट अलग हो जाता है। तो ये 10-11 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? ये 10 करोड़ रुपया, 13 करोड़ रुपया हर साल जाता कहाँ है? तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि नगर पंचायत अध्यक्ष चोर है और वो पैसे, आपका पैसा चुरा के और अपना आलीशान भवन खड़ा कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, यात्रा पे घूमते रहते हैं फ्लाइटों में। तो ये आप ही का पैसा है जिसका इस्तेमाल करके वो ये सब करते हैं। दोस्तों, नगर पंचायत में जिस तरह की चोरी और जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है वो आपके सामने है। हर साल 10 से 13 करोड़ रुपया लूटा जाता है। अब आप बताइए, इतना मोटा पैसा आता है, इसके अलावे विधानसभा का से विधायक के फंड से इसमें काम होना है, इसके अलावा संसदीय फंड से काम होना है। वो सब पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो ये आपको दिख रहा है, जो इनका आलीशान मकान है, महंगी गाड़ियां, जो इनके टूर पे खर्च है, विदेश जाना, इधर उधर घूमना, हवाई जहाज में घूमना, इन पे जो खर्च होता है ये पैसा यहीं से तो आता है। ये आपका और हमारा पैसा ही तो लूट के जाते हैं ये। तो ये इस तरह का चोरी चल रहा है, वो आपके सामने है और आप देख रहे हैं। अब आइए, मैं आपको गांव में जो पंचायतों में जो चल रहा है जो भ्रष्टाचार, उसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूँ आपको। पंचायतों में आप देखते हैं जिस तरह से विभिन्न तरह से मुद्दों में पैसे का लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आरटीआई लगाएं और आरटीआई लगा के, आरटीआई में अगर किसी तरह की समस्या आ रही है आपको आरटीआई लगाने में, तो आरटीआई लगा के सूचना इकट्ठा करें। समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9711771000। नंबर नोट कर लें। किसी भी तरह की समस्या के लिए, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कानूनी हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके समस्या का समाधान तुरंत करने की कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, मैं एक बात जो मैं आपको बताऊं, मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हमेशा ध्यान रहता है। कई लोग ये कहते हैं कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को नहीं, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके बहुत सजग हूं और उस पर बार बार, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज्यादा जो सूचनाएं हैं वो मेरे पास नहीं आ पा रही है। अब सूचना की बात चली है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने ही अपना 11 आरटीआई लगाया, जिसमें एक दो के जवाब आए। 8 से 9 आरटीआई अभी भी पेंडिंग है, जिसके बाबत हमने फर्स्ट अपील भी लगा दिया है। वो फर्स्ट अपील भी उनके पास पहुंच चुका है। उसमें हमने पेनाल्टी, जो सेक्शन 18 का प्रोविजन है आरटीआई एक्ट में, उसके बाबत भी हमने वहां लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जाल फरेबी और किस तरह से षड्यंत्र के तहत लोगों को सूचनाएं नहीं दी जाती है। मैंने डीएम से एक सूचना मांगा था कि इस विधायक ने और पिछले डीएम अरशद अजीज ने कितने लोगों को लाइसेंस दिया।
और इसमें खासकर एक सूचना आई थी कि एक विशेष समुदाय के लोगों को ज्यादा लाइसेंस दिलवाया गया है। तो क्या ये लाइसेंस दे के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की तैयारी तो नहीं हो रही है? क्या इस लाइसेंस के तहत कहीं दंगा करवाने की षड्यंत्र और साजिश तो नहीं है? और मुझे वो सूचना अभी तक नहीं दी गई। तो उसके बाबत हमने फर्स्ट अपील भी लगाया है, और मैं तो सूचना लेके रहूंगा, बिना सूचना लिए तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। तो आप लोग ये देखिए किस तरह से डीएम चोर है, विधायक चोर है, नगर पंचायत अध्यक्ष चोर है, और ये सब मिलके आपका रुपया लूट के, आपका हक और हकूक मार के अपने बेनिफिट में और अपने फायदे में ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में, उसको सुधारने की जरूरत है। और ये तभी सुधरेगा दोस्तों, जब आप और हम आगे बढ़ेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। आरटीआई लगाइए और आरटीआई से जवाब पाइए। आरटीआई लगाना सीखिए। जितना आरटीआई लगेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं तो फर्स्ट अपील के बाबत मुझसे पूछिए कैसे लगाया जाता है। फर्स्ट अपील लगाइए, वहां से भी नहीं मिलता, सेकेंड अपील लगाइए। इस तरह से आप अपने हक और हुकूक की आवाज उठाते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही जल्दी समाज में बहुत ज्यादा सुधार होगा। आप लोगों का सपोर्ट मुझे निरंतर मिलता रहता है। आप लोग हमेशा मुझे सहयोग करते रहते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका अनुग्रही हूँ। और मैं कभी भी आपके योगदान को नहीं भुला सकता। साथ ही मैं अपने टीम को, जो इतनी बड़ी टीम है, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसकी मेहनत से मैं अपने आंदोलन को यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। और उनके मेहनत की मैं हमेशा आभारी रहूंगा, और उनके सहयोग का आकांक्षी भी रहूंगा। दोस्तों, मैं अपने टीम के मेंबरों से कहना चाहता हूं कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भेदिया हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। हमारे बीच भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई जुबान नहीं है। हमारे बीच भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्तों, आपको सावधान रहने की जरूरत है, और आपको सीखने की जरूरत है। तो आप ऐसे लोगों को पहचानें, और ऐसे लोगों को ध्यान दें, और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई गलती ना हो जाए, आपको ये अंधकार में डाल के कहीं आपका फायदा ना उठा ले। ऐसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा आज लंबा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत सूचनाएँ आ रही हैं मेरे पास कि जो नेट है, वो नेट ठीक से नहीं काम कर रहा है। बाढ़ की समस्या है और बारिश की समस्या है, जिससे बिजली की भी समस्या है, लोगों का चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो इन सब वजहों से वो मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो मेरे लाइव को बाद में देखें, जब भी मौका मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बात लोगों तक पहुंच सके। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको जो कानून संबंधी जानकारी दिया, वो आपके बहुत काम आएगा। इस चीज को कृपया सुने और अपने दोस्तों को सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मैं आज अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।